Hello, my dear friends. Welcome all of you to this amazing platform of Chemistry Wala. Myself, Shivan Mishra, your biology faculty. आगे एक नए वीडियो के साथ इस सिंपल वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजी क्या होता है, इसके जनक किसे कहते हैं, उसके बाद उसे अपने अध्ययन के लिए हम लोगों ने बॉटनी जूलॉजी तो आगे बढ़ा। उसके बाद उनके भी हम लोगों ने फादर का नाम लिखा, इतना क्लियर। इसके बाद हम लोग पहुंचे अपना जो आपका फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उस पर पहुंचते हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ आपकी कैटेगरियां होती हैं। जब आप लोग इस चैप्टर में ये सब आपका टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं तब यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हम लोग आपका उसमें का फर्स्ट टॉपिक रीड कर रहे थे जो था आपका कि जीव क्या है, व्हाट इज लिविंग। तो इसमें हम लोगों ने आपका कुछ शर्त देखा, उन शर्तों के बारे में एक बार फिर से रिकॉर्ड करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं तब। तो अभी हम लोग इसके पहले लेक्चर में ये देखे थे कि लिविंग क्या है। इसके लिए हम लोग आपका कुछ कंडीशन देखे थे। जैसे पहला था आपका कि उसमें सेल होना चाहिए, इट मीन्स कोशिका। दूसरा हम लोगों ने देखा कि उसमें आपका जीव द्रव्य होना चाहिए। इससे पहले इंग्लिश लिख देते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिससे हम लोग जीव द्रव्य कहें, जीव द्रव्य। तीसरा हम लोगों ने देखा जिसको हम लोग बोले थे अपना उपापचयी क्रिया, उपापचय अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आपका मेटाबॉलिज्म। और अंत में हम लोगों ने देखा आपका ग्रोथ, जिसको हम लोगों ने वृद्धि बोला था। एक बार अगेन थोड़ा थोड़ा ज्यादा डीप में जाएंगे, नहीं तो ज्यादा डीप में गए तो फिर से आज आपका एक लेक्चर पूरा होने क्या था, लगभग 1 घंटे का। उतना लोग डीप नहीं चलेंगे, नहीं तो फिर से आज और एक्स्ट्रा उतना हो जाएगा हम लोग का। इसलिए बस नॉर्मल बस वो हम लोग इसमें का की पॉइंट नोट कर लें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला हम लोग ने क्या पता सेल में कि किसी भी जीव में कोशिका होनी चाहिए। जब किसी जीव में कोशिका होगा तब तो वो जीव कहलाएगा। जब कोई जीव कोशिका का नहीं बना रहेगा तो हम उसको जीव नहीं कहेंगे, अर्थात वह निर्जीव की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, पहला आपका क्लियर। दूसरा आपका जीव द्रव्य। जीव द्रव्य आपका 3 पार्ट से मिलकर बना था। ये तीनों पार्ट आपका सेल के अंदर पाया गया था। ये तीनों पार्ट जो थे आपका सेल के अंदर क्या पाया गया था, बस एक इसका बना लेते हैं डायग्राम याद है उसमें। जैसे हम लोगों ने देखा था कि कोई एक सेल था, इसी बीच में ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस जिसको हम लोगों ने केंद्रक बोला था। फिर हम लोगों ने इसका बीच में जो फ्लूइड इसमें तैर रहा है इसको हम लोगों ने नाम दिया था कोशिका या कोशा द्रव्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोले थे, साइटोप्लाज्म। और तीसरा था जो इसका मेम्ब्रेन था, जिसको हम लोगों ने बोला था सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में इससे हम लोगों ने बोला था कोशा झिल्ली। और आपका ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड ये थर्ड, यही तीनों आपके जो पार्ट्स थे, ये तीनों आपका मिलकर आपका जीव द्रव्य का निर्माण किए थे। ठीक है, तो आपका दूसरा में ये था पहला किसी लिविंग में सेल होना चाहिए। दूसरा जब वो सेल होगा उसके तो उस सेल के अंदर आपका 3 पार्ट था मेजरली। एक था आपका साइटोप्लाज्म जिसको हम लोगों ने कोशिका द्रव्य बोला था। दूसरा था आपका सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोगों ने कोशिका झिल्ली बोला था। और तीसरा था आपका केंद्रक जिसको हम लोगों ने न्यूक्लियस बोला था। जब ये तीनों आपका पार्ट्स आपस में मर्ज होता है तब आपका प्रोटोप्लाज्म इट मींस जीव द्रव्य का निर्माण करता है। ठीक है, अब आपका तीसरा टॉपिक था आपका मेटाबॉलिज्म, जिससे हम लोगों ने बोला था उपापचय प्रक्रिया,
इसका दूसरा नाम हम लोगों ने क्या बोला था, जैव रासायनिक अभिक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ था कि वे अभिक्रियाएं जो हमारे शरीर में घटित होती हैं उससे हम लोग जैव रासायनिक अभिक्रिया बोले थे। अब ये भी आपका दो पार्ट का था। एक आपका पार्ट था इसमें उपचय अभिक्रिया, उपचय अभिक्रिया, दूसरा था अपचय अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में जब लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे एनाबोलिज्म, और इसको लिखिए हम लोग तो लिख सकते हैं कैटाबोलिज्म। उपचय अभिक्रिया का यह था, इसको हम लोग निर्माणकारी अभिक्रिया भी बोलेंगे, निर्माणकारी अभिक्रिया। अपचय को हम लोग बोले थे विघटनकारी अभिक्रिया। ऐसा क्यों मतलब बोला था, उपचय को हम लोग आपका निर्माणकारी अभिक्रिया इसलिए बोले थे क्योंकि इसमें कोई कंपाउंड है आपस में रिएक्ट करके पॉलीमर्स होगा या रिएक्ट करके आपका कोई एक प्रोडक्ट बनाता है। मतलब अधिक संख्या में कोई आपका कंपाउंड रहेगा, आपस में इकट्ठा होकर कोई एक मेजर आपका कोई एक प्रोडक्ट देगा। और अपचय में ये था आपका कि कोई एक आपका जो प्रोडक्ट है अभी आपका ये रिएजेंट हो जाएगा, और जब यह टूटेगा आपका तब उस पार्ट में आकर प्रोडक्ट देगा। ठीक है, निर्माणकारी मतलब कुछ आया आपस में मिलकर कुछ निर्माण किया। विघटनकारी अपचय ये था कि एक कोई आपका प्रोडक्ट था वो आपका O2 या किसी के भी प्रेजेंस में आकर आपका विघटित हो जाता है अर्थात टूट जाता है, तो इससे हम लोग अपचय बोल लिए थे। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या दिए थे, याद होगा आपको, प्रकाश संश्लेषण हम लोग इसका एग्जाम्पल दे दिए थे। इसको नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, इसका यहाँ लिख देंगे एग्जाम्पल, इसको फोटो सिंथेसिस, इट मीन्स प्रकाश संश्लेषण। ठीक है इतना। दूसरा आपका अपचय हम लोग क्या एग्जाम्पल दिए थे, श्वसन। ठीक है, तो उसको ही देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल फिर क्या था, रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन। इतना क्लियर। अगेन एक बार रिमेम्बर कराते हैं आपको, जीव क्या है, इसके लिए हम लोग क्या है, हमारे साइंटिस्ट जो लोग हैं प्योर एनसीईआरटी के हिसाब से ये बात बताया गया है कि जीव वह होगा जिसके अंदर कुछ शर्तें पाई जाएंगी, जिसमें से आपका पहला शर्त था कोशिका, दूसरा शर्त था आपका जीव द्रव्य पाया जाएगा, तीसरा शर्त है आपका उसमें उपापचय अभिक्रियाएं घटित होनी चाहिए। उपापचय अभिक्रिया क्या होती है, तो हमारे शरीर में होने वाली वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का निर्माण होता है या कोई पदार्थ विघटित होकर छोटे छोटे खंड में विभाजित हो जाता है, उसे उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल उपचय में हम लोग इस निर्माण कार्य क्रिया करते हैं, उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश होगा उसका फोटोसिंथेसिस। दूसरा अपचय क्रिया जिसको हम लोग विघटनकारी अभिक्रिया बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने रेस्पिरेशन दे दिया था। इतना क्लियर। अब इसके बाद आपका जो हम लोग बताया थे लास्ट टॉपिक था इसके पिछले लेक्चर में, वो था आपका ग्रोथ, जिससे हम लोग वृद्धि करते हैं। वृद्धि के लिए इस पे मतलब कर देते हैं, थोड़ा सा उस पे बता देते हैं। वृद्धि हम लोग क्या देखे थे कि वृद्धि आपका दो टाइप से होता है लिविंग्स में। पहला आपका वृद्धि था, दूसरे बताया है, जैसे इसका वृद्धि था किसी भी लिविंग में, नॉन लिविंग के केस में आपका थोड़ा आगे चल जाएगा, अभी लिविंग में हम रहेंगे। तो लिविंग में आपका वृद्धि दो टाइप से हुआ था। एक तो वृद्धि हुआ था कि आपके सेल में वृद्धि हो, दूसरा था आपका मास में वृद्धि, सेल अर्थात कोशिका में वृद्धि हुआ रहे, और मास अर्थात भार में वृद्धि। यहाँ पर एल का मेरा मतलब है वृद्धि से। ओके, वृद्धि आपका लिविंग्स में अर्थात सजीव में दो प्रकार से होता है। पहला है आपका कि उसके भार में वृद्धि हुआ रहे, दूसरा है आपका कि उससे कोशिका वृद्धि हुआ रहे। भार में वृद्धि या कोशिका वृद्धि, इसके लिए हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था
एक तो अपना किसी ह्यूमन का अर्थात किसी मनुष्य का एग्जाम्पल लेते हैं हम कि कोई छोटा बच्चा है। अभी जब वो छोटा है तो उसकी कोशिका में संख्या भी कम रहेगी, दूसरा उसका वेट भी कम रहेगा। जब वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहेगा अर्थात वो वृद्धि करेगा तो उसके सेल में जैसे जैसे वृद्धि होगी साथ ही साथ उसके भार में भी वृद्धि होगी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया था कि आप किसी पादप या पौधे के नीचे जब कोई पादप या पौधा छोटा रहा उसका भी वेट अर्थात भार कम रहेगा, उसमें कोशिका की संख्या भी कम रहेगी, पर जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता रहेगा तब उसके भार में वृद्धि होती रहेगी तथा उसका कोशिका भी बढ़ेगा। ठीक है। और आपका एक हम लोगों ने मेन पॉइंट करके लिखा था क्या कि जब किसी भी ये वृद्धि होगी किसी भी लिविंग्स में तो लिविंग में आपकी वृद्धि होती है अंतःवृद्धि। अंतःवृद्धि जिसे हम लोग इंग्लिश में चाहे लिखना तो लिख सकते हैं कि इंटेंसिव ग्रोथ। इंटेंसिव ग्रोथ अर्थात किसी भी सजीव में वृद्धि आपका अंदरूनी होता है, मतलब अंदर की तरफ होता है, बाहर हमें उससे कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सजीव में वृद्धि आंतरिक होती है। इतना क्लियर पॉइंट। अब आता है आपका बात की अभी तक ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था, ये सब आपका विशिष्ट गुण था। विशिष्ट गुण अर्थात केवल और केवल सजीव में पाया जाता है। पर आपका ये क्वेश्चन आपका नीट का भी पूछा हुआ है, जो चौथा क्वेश्चन है आपका कि वृद्धि आपका विशिष्ट गुण है या नॉर्मल गुण है, अर्थात कि यह केवल सजीव में पाई जाती है या निर्जीव में पाई जाती है। तो इसका मैंने आपको बताया था कि जो आपका वृद्धि है कि जैसे आप में सजीव पाई जाती है ठीक उसी प्रकार आपका निर्जीव भी पाई जाती है। इसलिए इस गुण को हम लोग विशिष्ट गुण नहीं करते। अब यहाँ पर ये बात आता है कि ये जो निर्जीव होता है उसमें वृद्धि किस प्रकार होती है, उसमें आगे वृद्धि बाह्य वृद्धि होती है। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल दिए थे रेत के टीलों का और एग्जाम्पल हम लोग दिए थे पहाड़ का। तो जैसे अब ये बस पॉइंट किसी भी निर्जीव में जब आपका वृद्धि होता है वो आपका वृद्धि होगा बाह्य वृद्धि अर्थात एक्सटेंसिव ग्रोथ। इतना चाहिए। ये इसको रब कर देंगे तो आपको इससे भी पूरा नेगेटिव मिल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला। ये बस आपको समझाए थे मैंने प्रोटोप्लाज्म के लिए कि ये जो कोशिका होती है उसके अंदर का पार्ट ये जो तीन होता है ये सब आपस में मिलकर प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। उसके बाद ऐसा कहिए उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया आपकी दो प्रकार की थी, एक उपचय क्रिया थी, एक अपचय क्रिया थी। उपापचय क्रिया को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपचय को हम लोग एनाबॉलिज्म और आपका ये जो अपचय इसको हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। आपका अपचय का हम लोग एग्जांपल देते हैं फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण। अपचय का हम एग्जांपल दिए थे आपका श्वसन अर्थात रेस्पिरेशन। इस बार हम लोग की दीपक तो थी आपका ह्यूमंस या सीधे लिक्विड लिविंग्स में आपका दो टाइप्स होते हैं, एक आपका सेल में वृद्धि होगा, दूसरा आपका मास में वृद्धि अर्थात भाग में वृद्धि। इसमें अंतः वृद्धि होता है, किसी भी निर्जीव में वृद्धि आपका होगा तो उसमें बाह्य वृद्धि होता है। इतना आपका क्लियर है ना। ओके। अब आज के सेक्शन का स्टार्टिंग अब यहाँ से होता है। ठीक है। अब इसको रब करते हैं, इसमें कुछ आपके नोट करने लायक है नहीं। अभी तक कितना हो गया। अब आपका बस दो और ऐसी आपकी शर्तें हैं, जब ये दो शर्तें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तब आपका पहला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अब आता है बात कि अब वो दो शर्तें हैं क्या सर, तो देखिए आगे आता है भी। तो अभी तक हम लोगों ने चार शर्तें देखी, एक आपकी कोशिका, दूसरा जीव द्रव, तीसरा उपापचय क्रिया, चौथा था हमारा वृद्धि। अब आपका पांचवा है जन्म। ये से आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। तो अब ये बात आती है कि सर
इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये आपका विशेष गुण है या नॉर्मल गुण है? कैसे हम ये जानेंगे कि ये जीव क्या है? तो इसके संबंधित में ये कैसा संबंध प्रदर्शित करता है, इसके लिए देखिए बताते हैं आपको। तो आपका इसको भी जैसे अभी तक हम लोग सबको डिफाइन करके दो भाग में कि एक सजीव पाया जाता है, निर्जीव नहीं पाया जाता है, क्या दोनों पाया जाता होगा? ऐसे भी तक आया था ना आपको। ऐसे ही आपका ये भी पॉइंट है आपका, इसको देखिए। जन्म इसको एक बार बीच में लिख लेते हैं। इसको आप दो भाग में डिवाइड करिए इसे। एक आपका नॉन लिविंग के केस के लिए और आपने जीरो, दूसरा आपका लिविंग के लिए सजीव। तो यहाँ पर सीधे एक बात क्लियर रखनी चाहिए कि ये जो आपका निर्जीव होता है इसमें आपका जनन नहीं होता है। कैसे सर आपने तुरंत बोल दिया ये बात कि सर ये आपका बस इसी में पाया जाएगा, सजीव नहीं निर्जीव नहीं पाया जाएगा? इसके एग्जाम्पल देखिए। जैसे कोई आपसे कहते हैं कि ये मार्कर है, रातों रात 1 से 2 हो गया, मानेंगे? नहीं मानेंगे। कोई आपसे कह दिया कि आपके घर में वो जो आपका फोन रखा है, रात में चला रहे थे आप, छोड़ दिए सो गया, अगले दिन क्या आपका फोन 2 हो गया? नहीं हुआ। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो आपका नॉन लिविंग थिंग्स है ये रिप्रोड्यूस नहीं होता, अर्थात अपने समान नए जीव उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, एक बार और बता दें कि मैंने क्या अपना डिफिनेशन इसका कि सर ये जन्म क्या होता है? तो जनन यह होता है कि अपने समान नए जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है, अब ये आपका है, इसको रिप्रोडक्शन करते हैं। ये आपका 2 टाइप का होता है, अपने समझ के लिए बस समझा रहे हैं आपको। एक तो नॉलेज में, तो नॉलेज में सीधे आपको एग्जांपल दिए, या कोई पेन का दे दिए, किसी बुक का, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का। आपके घर में चेयर रखा होगा, बेड रखा होगा, ज्वेलरी रखा होगा, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप स्वतः ये अपना जनन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आता है कि नॉट ये लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स में आप क्या देखते हैं कि इसमें भी ये जो लिविंग्स हैं इसमें भी अभी आगे जाता आपका फर्दर 2 टाइप्स हो जाते हैं जनन का। ठीक है, तो इसमें एक जनन होता है आपका अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। दूसरा होता है आपका लैंगिक जनन। अलैंगिक इसे हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सर ये लैंगिक क्या होता है, अलैंगिक क्या होता है? तो इसको समझिए आप लोग। आप में नॉर्मल ये होता है मनुष्य में या किसी भी जीव जंतु में कि मेनली एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। ठीक है, और इनके गैमेट्स जो होते हैं, जैसे मेल का गैमेट्स होता है स्पर्म एंड फीमेल का गैमेट्स होता है ओवम। ये दोनों आपस में जब मिलते हैं, आपस में फर्टिलाइज करते हैं, तब आपका किसी बेबी का बॉर्न होता है। बट अभी आप मत पहुंचिए, अभी ये देखिए यहाँ पर अलैंगिक क्या होता है, इसका समझने के लिए पहला पॉइंट यही होता है अलैंगिक में कि इसमें गैमेट्स अर्थात युग्मक, गैमेट युग्मक, युग्मक अभी मैंने बताया नर में स्पर्म, मादा में ओवम। इसका निर्माण इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहला पॉइंट क्लियर रखिए। ये सब आपको पूरा डीप में पढ़ने को मिलेगा 12th क्लास में आकर। इसमें बस आप इतना ही जानिए कि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हो भी सकता है, फॉर्मेशन गैमेट्स का, फॉर्मेशन अर्थात निर्माण होता है। गैमेट्स इसको हिंदी में युग्मक बोलते हैं। इसमें निर्माण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें यह होता है कि इसमें ये जो आपका डॉटर सेल होता है, डॉटर सेल, ये आपका एकदम सेम होता है आपके मदर सेल की जैसे।
समझिए ये क्या लिख दिया मैं, डॉटर सेल मदर सेल के समान होता है, अर्थात जो आपका ऑफस्प्रिंग होगा, एक जो संतति होगा, अर्थात जो बच्चा होगा, न्यू बॉर्न बेबी, वो सेम अपने वो जो उसकी मदर होगी सेम हूबहू उसी के जैसे होगी। आप लोग अपने डेली लाइफ में सुनेंगे कि कोई जुड़वा बच्चा हुआ है, सेम वैसे ही उसका पूरा कद, हाइट एक्सेट्रा जो भी है सब एकदम सेम अपनी माँ ही के जैसे या पिता के समान होता है। ठीक है, इसलिए इससे हम लोग क्लोन भी करते हैं। क्या ये जो डॉटर सेल है अपने मदर सेल के समान होगी, इसलिए इसे हम क्लोन भी करते हैं। क्लोन, बस इसमें यही समझिए, कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए। कोई आपका यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, आपका बस पॉइंट नहीं है, मेन टॉपिक आपका इधर आता है। ये है आपका यहाँ पर, अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो बता दें सीधे कि नॉन लिविंग में नहीं आएगा, अर्थात सर्जरी में तो पाया जाएगा ना, तो इतना पढ़ा हो जाएगा, हमको समझ में आएगा कि ये विशिष्ट गुण है, अर्थात केवल सर्जरी में ही पाया जाएगा, निर्जल में नहीं। बट ऐसा नहीं है, थोड़ा रुकिए रहिए कुछ। अभी इसमें खुद अब सर्जरी के अंदर अभी आपका इसमें एक्सेप्शन अर्थात अपवाद देखने को मिलेगा। देखिए थोड़ा आगे, जैसे अभी इसका कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं जैसे कि प्लेनेरिया, प्लेनेरिया ये एक प्रकार का आपका अलैंगिक रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जन्म करने वाला एक जीव है। इसका ऐसे होता है कुछ इस तरह मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है, प्लेनेरिया जो है ये आपस में इसका वो विखंडन करता है, विखंडन, और विखंडन करके ये अपना इस प्रकार से जब हो गया कि जितना टुकड़े में बटेगा उतने से स्वयं अपने आप ही जब टूटता है ये कुछ भाग में, तो स्वयं एकदम जैसे अपना शुरू में ठीक उसी पर नया नया अपना जीव उत्पन्न कर लेता है। जैसे ये क्या दो भाग में टूटा, यहाँ पर सेम इसी जैसे बना लिया। ऐसे जितना भाग में इसको तोड़ेंगे उतना उतना भाग करके अपना एक पूरा बेस प्लेनेरिया का निर्माण कर लेता है। इन सब में इसी प्रकार से होता है। ठीक है, इतना बहुत है इस अलैंगिक जनन के लिए। अब आता है आपका बात लैंगिक जनन। तो इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में आपका सॉरी, इस लैंगिक जनन में आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ गैमेट क्या होता है, मतलब कि निर्माण करेंगे युग्मक का। तो इसमें एकदम फिक्स है कि ये निर्माण होगा तो होगा ही। जैसे जब कोई ये मेल है माना, जस्ट एज्यूम कि यह एक मेल है और यह एक फीमेल है। ठीक है, फीमेल, तो ये जो मेल है, ये जो फॉर्मेशन करेगा गैमेट्स का, मेल के गैमेट्स का नाम आपका स्पर्म होता है। क्या होता है, स्पर्म, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं शुक्राणु। ये लिख देगा इसको स्पर्म। ये जो फॉर्मेशन होता है मेल में, मेल के गैमेट का नाम स्पर्म होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्राणु। बस नॉर्मल जितना बोलना है बस उतना ही काफी है। इससे ज्यादा इसको डीप में जाने की अभी पहले चैप्टर में तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका सेकंड ऐसे कहता है कि जो फीमेल का गैमेट्स होगा इसका नाम होगा आपका ओवम, और इसको बोलते हैं हम लोग अंडाणु। ठीक है, सेकंड पॉइंट था क्या इसमें कि ये जो डॉटर सेल होती है, डॉटर सेल अपने मदर सेल की समान होती है, अर्थात यह जो यहाँ पर संतति होगा, ये पॉइंट है इसे, ये संतति होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग। ये आपका बायोलॉजिकल लैंग्वेज है, इसमें हम लोग इसी का यूज करेंगे। इसका मतलब होता है कि जब से कोई छोटा बच्चा पैदा जब होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसको यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है।
उस छोटे बच्चे को जो नवजात शिशु अभी जब पैदा हुआ है, ना कि कोई मनुष्य में किसी भी पेड़ पौधे या कई भी जीव जंतु का बात हुआ, उसको यहाँ पर संतति बोला जाता है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। ओके, अब इतना क्लियर रखिएगा। तो अब यहाँ पर वही बोलूंगा मैं कि यहाँ पर ये जो संतति होता है अर्थात ऑफ स्प्रिंग, इसे हम बोलते हैं संतति। अपने मदर के समान नहीं होगा। ये मैं कैसे बोल दिया? जैसे कि क्या आप स्वयं अपने आप को लीजिए, क्या आप अपने पिता या माता के हूबहू हैं? नहीं हो सकते। कुछ डिफरेंस होगा, जैसे नहीं कुछ डिफरेंस किया तो आपका बर्थ या आपका हाइट ले लीजिए, या मोटापा ले लीजिए, या नॉलेज का लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप अपने पिता से या माता से मैक्सिमम आप उनसे अलग ही होते हैं। ओके, तो यही मैं दूसरा पॉइंट आपका लिखवाया कि ये जो आपका ऑफस्प्रिंग है, ये आपके पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, ये किसलिए देखिएगा यहाँ पर, ये पॉइंट मतलब आपका इधर का लैंगिक जन्म का था और इधर का आपका सेक्सुअल का है। दो कैरेक्टर आपको समझ में आया? एक तो आपका ये जो फॉर्मेशन का था युग्मक का, नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु बोलते हैं, मादा युग्मक को हम अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे ये जो संतति होता है माता का पिता का बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये लाइन एक सीधे चलेगा कि यहाँ पर ये जो गैमेट, इसको लिखते हैं यहाँ पर युग्मक, युग्मक यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं इंग्लिश का यूज कर ले रहा हूँ, हिंदी आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर ये गैमेट, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया अर्थात युग्मक का निर्माण जब हो जाता है, मेल अर्थात नर में स्पर्म का निर्माण तथा मादा में ओवम का निर्माण हो जाता है, आपस में इनके मेल से अर्थात रिप्रोडक्शन के दौरान ये युग्मक जो है आपस में मिलते हैं। ओके, और इनके मिलने के बाद निर्माण करते हैं आपका जाइगोट का, इसको युग्मक बोलते हैं। और निषेचन के बाद अर्थात नर शुक्राणु तथा मादा के अंडाणु का आपस में मिलने के पश्चात जो संरचना का निर्माण होता है या इस प्रक्रिया के दौरान जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसे हम जाइगोट अर्थात युग्मनज कहते हैं। युग्मनज। और युग्मनज के बाद आपका निर्माण होता है एम्ब्रियो का, जिसे हम बोलते हैं भ्रूण। इतना क्लियर? अब यहाँ पर ये आपका अभी तक तो सेम था, बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि आपका निर्जीव में सीधे आपका ये बताइए समझाइए बस आप ना तो कि निर्जीव में आपका रिप्रोडक्शन अर्थात निषेचन होगा नहीं। ठीक है, क्या निषेचन का अर्थ क्या था कि आपने सामान्य उत्पन्न करने की क्रिया को ही निषेचन करते हैं। मात्र इसके पास इतनी एबिलिटी, इतनी योग्यता नहीं है कि ये अपने सामान्य उत्पन्न कर सके। ठीक है, ये गुण केवल और केवल आपका लिविंग्स में पाया जाता है। अब लिविंग्स में आपके दो टाइप के हो गए थे, एक आपका लिविंग्स में ये जो आपका क्या नाम है रिप्रोडक्शन होता है, जब दो टाइप्स होता है, एक तो असेक्सुअल होता है अलैंगिक, जिसमें केवल एक ही युग्मक का आवश्यकता होता है अर्थात केवल एक ही जीव आपका पर्याप्त होता है अपना सामान्य जीव उत्पन्न करने के लिए। दूसरा आपका लैंगिक जीव जो होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन यह होता है कि इसमें आपका मादा तथा नर दोनों का होना अनिवार्य है, बिना नर या बिना मादा के इसमें निषेचन क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। ओके, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, हम इसे फॉर्मेशन गैमेट का अर्थात युग्मक का निर्माण इसमें हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। ठीक, तीन से बताया कि इसमें जो डॉटर सेल होता है ये अपने मदर सेल के समान होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखें
इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि प्लेन एरिया इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद तो इसमें ये देखा हम कि प्लेन एरिया हो गया इसका एग्जाम्पल। इसमें ये जो प्लेन एरिया है इसको हम जितने भाग में डिवाइड करेंगे वहीं से एक नए जीव का उत्पत्ति हो जाता है। फिर जब हम लोग आएंगे दैनिक तो इसमें युग्म का सॉरी इसमें युग्म का निर्माण होता है। नर में आपका निर्माण होता है शुक्राणु का, मादा निर्माण होता है अंडाणु का। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तब आपका युग्मनस बनाते हैं। फिर युग्मनस से ही आपका भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण अर्थात शिशु, ये यही होता है। ठीक है, तो मतलब इतना तो सही था कि ये सब हो गया आपका शिशु का निर्माण भी हो गया, युग्मक भी हो गया। यहाँ से युग्मक के बाद ही आपका एक शिशु का निर्माण हो जाता है। तो इतना तो आपका ठीक है कि हाँ सर ये तो हो गया। आपका सजीव का लक्षण एकदम कंप्लीट है कि हाँ अब यहाँ पर हम लोग एकदम पूर्णतया बता सकते हैं कि हाँ यह गुण जन्म वाला सजीवों का विशिष्ट गुण हो सकता है। बट अब देखिए यहाँ पर कुछ इसका भी आपका एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। अब वो देखते हैं कि अब इसका एक्सेप्शन क्या है। खुद सजीव के अंदर एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। देखते हैं उसका एक्सेप्शन क्या है। उसी लिए एक बार इसको रख करके थोड़ा अभी तक में हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, बस ये पढ़ा हम लोगों ने कि जनन क्या होता है। तो जनन यह होता है कि अपने सामान्य जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही आपका जनन कहलाता है। जनन आपका निर्जीव में से जनन होगा ही नहीं। सजीव में जनन होगा तो सजीव में जनन दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका अलैंगिक जनन तथा दूसरा होता है आपका लैंगिक जनन। यह दोनों होने के बाद अब हम लोग आते हैं कि लैंगिक जनन जो हो रहा है सजीवों में, अब उसके अंदर भी आपका कुछ अपवाद देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं उसका अपवाद क्या है। तो जैसे आप लोग नाम सुने होंगे खच्चर का, ये है आपका पहले देख लीजिए कि मैं बता क्या रहा हूँ। एक्सेप्शन अर्थात अपवाद। किसका अपवाद? जनन का। कि जनन ये आपका ये जो सजीव था उसका विशिष्ट गुण नहीं है। विशिष्ट गुण एक बार और विशिष्ट गुण वह गुण होता है जो आपका केवल सजीवों में पाया जाता है। ठीक है, अब उसमें देखिए अपवाद में एक लेते हैं सबसे पहले खच्चर का। तो खच्चर का अपवाद सर क्या है? खच्चर का ये अपवाद सुना जाता है, ये आपका एनसीईआरटी का सेम लाइन है कि आपका ये जो होता है हार्स, ये आपका फीमेल रहती है मादा हाउस का घोड़ी, एक घोड़ा जरूरी दिया मादा। तथा दूसरा आपका होगा डंकी, इसका हम लोग गधा बोलते हैं। डंकी यह है आपका नर अर्थात मेल। डंकी का ये जो गैमेट होता है अर्थात स्पर्म, डंकी का गैमेट था ये फीमेल, ये जो आपकी हॉर्स है इसका गैमेट आपस में मिलकर, जैसे यहाँ पर मैंने जस्ट आपको बताया था कि जो गैमेट होता है गैमेट आपस में मिलता है। नर के गैमेट को स्पर्म बोलते हैं, मादा के गैमेट को ओवम बोलते हैं। ये दोनों गैमेट जब आपस में मिलते हैं तब आपका निर्माण होता है जाइगोट का अर्थात युग्मनज का। तो यही जब आपका नर ग्रंथि तथा नर गधा तथा मादा घोड़ी आपस में मिलते हैं इनके निषेचन के दौरान अर्थात इनके जनन के बाद आपका खच्चर का निर्माण होता है। खच्चर जिसे हम लोग बोलते हैं म्यूल। अब इसमें क्या होता है, यह एक ऐसा प्राणी होता है जैसे आप लोग देखेंगे जब आप लोग वैष्णो देवी गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर मैक्सिमम ये जो सवारी का कार्य किया जाता है वहां पर ये जो भार और घोड़े का होता है वो यहाँ खच्चर ही देखते हैं सब वहां पर। तो इसका यह कारण था कि बस ये आपका जीव है, सांस लेगा खाएगा पिएगा सब करेगा, बस ये आपका रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। इसलिए यह आपका पहला पॉइंट, ये बंद होता है अर्थात जन्म नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर आपका अपवाद के तौर पर इसको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में डाल दिया गया है। ठीक है, परंतु आपका ये हो गया एग्जाम्पल में खच्चर। दूसरा एग्जाम्पल है आपका श्रमिक मधुमक्खी।
क्या कहने हैं जनाब, मिल रहे हैं सर, क्या कर सकते हैं भाई, जो दिया है वही आपको पढ़ाना पड़ेगा। दूसरा है आपका श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी। अब यह क्या है, तो यह आपका क्लास 12th लेवल का है ये वाला टॉपिक, बट आपको आपके नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ये जो आपका मधुमक्खी होता है, तो मेरी मधुमक्खियां आपकी 3 टाइप की होती है। ओके, स्टार्ट में पढ़ते हैं इसे। ये जो मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खी आपकी 3 कैटेगरीज होती है इनमें। एक तो होता है आपका सॉरी नर, दूसरा आपकी होती है रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी से ये क्या हो गया है भाई, क्या कर सकते हैं। एक है आपका नर, दूसरा है आपकी रानी मधुमक्खी, तब तीसरा है आपका श्रमिक मधुमक्खी। जैसे ये महारानी का नाम है कि रानी मधुमक्खी, क्या कार्य है इसका, ये जो आपका नर मधुमक्खी है इसका कार्य है रानी मधुमक्खी के साथ जनन क्रिया संपन्न करना। अर्थात नर मधुमक्खी जो है जिसे हम लोग भौरा कर सकते हैं, ये रानी मधुमक्खी के साथ रिप्रोडक्शन का कार्य कंप्लीट करता है। ओके और ये जो आपकी श्रमिक मधुमक्खी है, इसका कार्य है कि फूलों फूलों से मकरंद अर्थात उसके ये जो क्या नाम है कह सकते हैं उसको, मकरंद कर इसे आप, ये जो फूल फूल से चूस के लाती है, सब भोजन इकट्ठा करते हैं, ये सब कार्य मधुमक्खी का वो छत्ता बनाना, ये जितना भी कार्य होता है आपका, ये सब कार्य आपका श्रमिक मधुमक्खी के दायित्व में रहते हैं। इसका कार्य कुछ नहीं है, बस खाएगी पिएगी और रिप्रोडक्शन अर्थात ये शिशु ऑफ स्प्रिंग संतति जिसमें कहते हैं उसका निर्माण कर देगी। इसका पूरा लाइफ में सिर्फ केवल यही कार्य होगा कि यह हमेशा जनन करती रहेगी नर के साथ और आपका निर्माण करती रहेगी जीव का, कुछ और जीव नहीं करेगी। ये मधुमक्खी तो मधुमक्खी ही पैदा करेगी। ओके, ये श्रमिक मधुमक्खी ये कभी जनन नहीं कर सकती है, इसका कार्य ये पैदा ही होती है बस केवल कार्य करने के लिए। इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है कि श्रमिक मधुमक्खी। अब क्लियर है ना कि श्रमिक मधुमक्खी क्या होगा। श्रमिक मधुमक्खी एक बार और, मधुमक्खियां 3 टाइप की थी, एक था आपका नर मधुमक्खी, दूसरा था आपका रानी मधुमक्खी। यह दोनों आपस में मिलकर एक नए मधुमक्खी का निर्माण करेंगी। जो आपकी श्रमिक मधुमक्खी है इसका कार्य है केवल मजदूर, श्रमिक का अर्थ ही होता है मजदूर अर्थात काम करने वाला। इसका काम है ये कि ये फूलों फूलों से जाकर आपने खुद थक कर इन सब के लिए सबके भोजन का ये क्या नाम है इंतजाम करती है ये स्वयं। ठीक है, अब आपका सेकेंड ये था। तीसरा आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है अनुर्वर नर या मादा। अब ये क्या है सर, तो सीधे ये समझिए आप, अनुर्वर छोड़िए नर या मादा। ये टॉपिक मैंने क्या स्टार्ट किया, अपवाद। किसका अपवाद, कि कुछ सजीव होते हैं जो सजीव होते हुए भी जनन नहीं कर सकते। जनन अर्थात क्या था कि आपने सामान्य जीव उत्पन्न करने की क्रिया। आपका घोड़ा था कर रहा था, आपस में मिला कल्चर बनाया, कल्चर क्या था, काम करेगा खाएगा पिएगा सब करेगा, बस आपका जनन क्रिया नहीं कर सकता। तीसरा आपका क्या, श्रमिक मधुमक्खी। मधुमक्खी 3 प्रकार की थी, एक आपका नर था, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी। नर मधुमक्खी रानी मधुमक्खी आपस में मिलेंगी, आपका जनन करेंगी और स्प्रिंग का निर्माण कर देंगी अर्थात संतति बना देंगी। वो और जो आपकी श्रमिक मधुमक्खी है उसका कार्य है केवल भोजन का इंतजाम करना। ठीक है, ऐसे तीसरा होता है कि ये आपका नर या मादा, अनुर्वर नर या मादा। यह क्या है, तो इसको समझिए ऐसे कि इसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका नर है या मादा है, यह नर होते हुए भी या मादा होते हुए भी यह अपना जनन क्रिया संपन्न नहीं कर सकते हैं। इनमें भी कुछ न कुछ बीमारी या कमी रह जाती है, इसलिए
ये आपका सजीव होते हुए भी इसको हम लोग विशिष्ट गुण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सजीव है ये सब, फिर भी ये सब जनन क्या नहीं कर पा रहे हो। इसको आप समझिए क्या है। जैसे अभी तो मैंने अभी बताया आपको कि ये जो नर होता है यह युग्मक अर्थात गैमेट बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। शुक्राणु इसको हम लोग ने बोला इसको, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ठीक है सही, तो हमको पता ही है कि ये नर है तो ये स्पर्म का निर्माण करेगा ही, पर यही तो इसके अंदर कमी है क्या, कि हो सकता है कि यह नर आपका शुक्राणु का निर्माण ही ना करे। एक कमी, या दो और कमी इसके अंदर ही देखने को मिल सकता है। जैसे पहला तो आपका यह था कि हो सकता है कि यह शुक्राणु का निर्माण ही ना कर सके, या दूसरा यह शुक्राणु का निर्माण कर तो दे पर उस शुक्राणु की संख्या कम हो। ध्यान से, मेल जो है इसके अंदर खूबी होती है गैमेट का निर्माण करना अर्थात शुक्राणु का निर्माण करना। जब ये शुक्राणु आपका मादा के गैमेट अर्थात ओवम से फर्टिलाइज करेगा अर्थात उससे मिलेगा, तब जाकर आपका ऑफस्प्रिंग अर्थात शिशु का निर्माण होगा। तो उसी क्रिया में आपका गैमेट फॉर्मेशन अर्थात शुक्राणु जनन अर्थात शुक्राणु को बनाने के समय भी हो सकता है कि शुक्राणु ये बना ही नहीं सके नर, या दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि ये शुक्राणु को बना ले पर शुक्राणु की स्पीड कम हो, मादा के अंडाणु से मिलेगी तो ये दूसरा दूसरा गति कम हो, या तीसरा यह हो सकता है कि शुक्राणु का निर्माण भी कर ले पर उसकी संख्या कम हो। पहला सीधे शुक्राणु का निर्माण ही नहीं करे, दूसरा शुक्राणु का निर्माण कर भी ले तो उसकी गति बहुत ही कम हो, दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या मैंने बोला कि वो गति तो उसका बढ़िया है, शुक्राणु का निर्माण नहीं कर ले रहा है, पर तीसरा पॉइंट यह है सॉरी कि यह आपका निर्माण कर ले इसकी गति भी ठीक हो पर इस शुक्राणु की संख्या कम हो। तो तीसरा है आपका कि आपकी संख्या कम हो, ठीक है। ये है आपका अंवर नर का कमी, एक तो शुक्राणु का निर्माण न करे सीधे, दूसरा निर्माण भी कर दिया गति कम हो, गति भी ठीक हो तो हो सकता है कि उसकी संख्या कम हो, ठीक। अब ऐसे ही आता है मादा ग्लास, तो मादा शुक्राणु नहीं वहां पर होता है आपका अंडाणु, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवम। तो इसमें हो सकता है कि ये सीधे आपका ओवम का निर्माण ही ना करे, सिंपल। आपका यह भी टॉपिक क्लियर यहाँ पर हो जाएगा, अब आशा करते हैं, क्योंकि अब आप लोग स्वयं यह जानने के योग हो चुके हैं कि यह कुछ सजीव है, खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी, या ये नर या मादा, क्या ये सब सजीव है ना। श्वसन करेंगे करेंगे, भोजन करेंगे करेंगे, आपका कुछ भी उत्सर्जन या कोई भी पाचन सब क्रिया करेंगे, केवल यह यहाँ पर ये बंद है अर्थात इस काम को करने के लायक नहीं है, यहाँ पर इनके अंदर कुछ ना कुछ बीमारियां हैं इसलिए यह कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इन्हें हम अपवाद की श्रेणी में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग यह जान चुके हैं कि जनन जो है यह आपका विशिष्ट गुण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि यह केवल निर्जीव में नहीं पाया जा रहा है तो यह आपका विशिष्ट गुण होगा, क्योंकि ठीक है ये कि आपका निर्जीव में नहीं पाया जाएगा तो यह आपका सजीव में केवल पाया जा रहा है तो यह आपका विशिष्ट गुण होगा। बट आपका ये सजीव जो है उसके अंदर भी हर जगह नहीं सर्वव्यापी है, अर्थात अभी आपका यहाँ पर ये रूल फॉलो हुआ कि जनन कर सकता है, यहाँ भी नहीं हुआ यहाँ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर इतना मेरा बोलने का केवल एक ही मतलब था कि जनन आपका विशिष्ट गुण नहीं है, ठीक। ओके, इसमें जो आपको नोट करने लायक दिखाई दे आप इसे नोट कर लीजिए।
हो गया, मिटाया जाए। ओके, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, जन्म क्या होता है, तो अब ये सामान्य जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया आपकी जन्म कहलाती है। जन्म आपका न्यूजीलैंड में पेट में देखने को मिलेगा, सर्दी में देखने को मिला नहीं, तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये सर्दियों के अंदर दो प्रकार से जन्म हो रहा था। एक तो आपका लैंगिक जन्म था, दूसरा आपका अलैंगिक जन्म था। अब आपका क्वेश्चन होने के बाद भी शुरू में तो अभी हम लोग यह जान रहे थे कि हाँ, जब ये आपका न्यूजी में नहीं पाया जाएगा तो सर्दी में बिल्कुल पाया जाएगा, अर्थात के विशिष्ट गुण के कैटेगरी में आ सकता है। बट एट लास्ट हम लोग एक्सेप्शन के दौरान यह सिद्ध कर दिए कि यह आपका विशिष्ट गुण नहीं है। ओके, अब आपका एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट लाइन यह है, क्या एक बार देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन कि एक कोशिकीय जीव जो है आपका, एक कोशिकीय जीव जीवों में जनन एवं वृद्धि एक ही होता है। एक ही होता है। अब सर ये क्या है, ये नया टॉपिक, टॉपिक नहीं भाई, ये बस आपका एक इसमें का इम्पोर्टेंट लाइन था एनसीईआरटी का, तो मैंने आपको जल्दी सर तो बता दिया। ये यह कहा है कि जब कोई भी सॉरी, कि ये आपका जब कोई भी एक कोशिकीय जीव है, तो उसमें ये जो आपका जनन हो रहा है तथा वृद्धि हो रहा है, दोनों सेम होता है। अर्थात ऐसा नहीं है बहुकोशिकीय जीव जैसे मतलब मनुष्य है या कोई भी जीव जंतु है कि उसमें जनन अलग से होगा तथा वृद्धि अलग से होगा। इसमें दोनों एक ही साथ होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं अमीबा। अमीबा क्या, तो इसको सीधे देखिए, जैसे माना मैंने किया एक अमीबा। ओके, अब इसको मैंने मान से यहाँ से इसको काटा, इसको जब यहाँ से काटा तब यह फिर से दो भाग में बटा। एक तो यहाँ पर ये अमीबा जो सेल एक था पूरा, इसको जब मैंने काटा जस्ट एज्यूमली, तब यह दो भाग में एक तो बट भी गया, इसकी इसके साथ ही वृद्धि भी हो गई, साथ ही साथ इसका यहाँ पर जन्म भी हो गया। अर्थात एक से दूसरा जीव सेम इसलिए हूबहू रहेगा। ये क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर यही लाइन लिखा है कि एक कोशिकीय जीव में जन्म तथा वृद्धि एक ही होता है। बस आपका ये मैंने जरूरी समझा था, तो ये पॉइंट आपका लिख दिया। यहाँ पर आपका ये पांचवा भी ये जो आपका शर्त है ये कंप्लीट होता है। इसको नोट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक कि एक कोशिकीय जीव में आपका वृद्धि एवं जनन एक ही होता है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने अगले एक बार रिमेंबर करते हैं, पांच हम लोग पढ़ लिए, ये जो भी आप करते हो। पहला था आपका सेल, दूसरा हम लोगों ने देखा प्रोटोप्लाज्म, तीसरा हम लोगों ने देखा मेटाबॉलिज्म, हिंदी में साथ में ले ले। पहला हम लोगों ने देखा कोशिका, दूसरा हम लोगों ने देखा आपका उपापचय प्रक्रिया, उसके पहले हम लोगों ने देखा था जीवत्रक, तीन हुआ। चौथा हम लोगों ने देखा वृद्धि, पांचवा हम लोगों ने रिजल्ट देखा जन्म था। ओके, अब आपका एक लास्ट प्रश्न बचता है और वो है आपका चेतना। क्या है छठा पॉइंट, चेतना। इसका इंग्लिश होता है कॉन्शियसनेस।
तो इसकी डिफिनेशन से पहले इसको नॉर्मल डेली लाइफ में हम समझ लेते हैं, तो इसका डिफिनेशन को समझना आसान हो जाएगा। चेतना का सीधे अर्थ आप समझ सकते हैं कि जैसे आप लोग रोड पर चलते हैं, अचानक कोई बाइक आपकी तरफ आती है, आप बिना इधर उधर देखे या कुछ सोचे स्वयं साइड हो जाते हैं, करते हैं। किसी गर्म कॉफी को या किसी गर्म चाय को या किसी भी गर्म बर्तन को छूते हैं आप, उसको टच करते ही आपको फील होता है ना कि हाँ जल रहा है, तो पता नहीं होता है। बस यही है आपकी चेतना। ठीक है, अब इसको एक बार एग्जाम्पल सॉरी एक बार डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं ये कि अब ये कैसे हम लोग इससे क्या नाम है रिलेट करेंगे कि जीव क्या है। जीव के अभी तो जितना शर्तें थी इसमें आप अब इस शर्त को हम लोग कैसे जोड़ दिए समझाते हैं। और एक बार इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है। इसका डेफिनेशन यह होता है, ये कोई ऐसे डेफिनेशन नहीं है, बस आपने समझने के लिए है कि हमारे आसपास अर्थात हमारे आसपास ईश्वर सीधे ये भी हमारे आसपास हमारे आसपास पाए जाने वाले संवेदनाओं को महसूस करना, हमारे आसपास पाए जाने वाले संवेदनाओं को महसूस करना तथा उसके अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाना दिखाना ये चेतना कहलाता है। ये चेतना है। अब सर ये क्या लिख दिया, ये संवेदना क्या होता है, तो ये अनुकूल क्या है, तो ये प्रतिक्रिया क्या है। समझिए, ये आपको ये लाइन समझ में आएगा जैसे आप लोग ये समझिए, जैसे बरसात का दिन है या सीधे आप सर्दी का मौसम लीजिए। सर्दी का मौसम में आप घर में हैं, रजाई के अंदर है, कोई बात नहीं। जैसे आप सर्दी के मौसम में अपने घर से बाहर निकलते हैं, नॉर्मल स्वेटर नहीं पहने रहेंगे, मान लीजिए जस्ट एज्यूम, तो क्या आपको कुछ फील होगा कि हाँ बाहर ठंडक है, हमें ठंड लग रही है। सेम वही आपका प्रोसेस है संवेदना, कि मैंने कुछ महसूस किया। क्या कहा ये आपका फिर हमारे आसपास में पाई जाने वाली संवेदनाओं को महसूस करना, मैंने ठंडी को महसूस किया तथा उसके अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाना ही चेतना कहलाती है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सर्दी के मौसम में बाहर निकला घर से, मुझे ठंडी का अनुभव हुआ, मैंने महसूस किया, तो मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है ठंडी तो मैं स्वेटर पहन लेता हूँ। ये मैंने क्या किया, अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाई। मुझे ठंडी का अनुभव हुआ, यह संवेदना थी, मैंने उसके अनुकूल मैंने प्रतिक्रिया क्या दिखाई कि हाँ मुझे ठंडी लग रही तो मैं स्वेटर पहन लिया। यह आपका हो गया प्रतिक्रिया दिखाना। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये तो मैंने जस्ट नॉर्मल एक एग्जांपल दे दिया आपको समझाने के लिए कि इसमें संवेदना क्या है, प्रतिक्रिया क्या है। अब आपका यह किस प्रकार से सजीवों में, किस प्रकार से पौधों में तथा किस प्रकार से एक कोशिकीय जीवों पर निर्भर करता है, अब उसको समझिए। तो आपका ये चेतना जंतुओं में किस प्रकार निर्भर कर रहा है, तो जंतुओं पर इस निर्भरता के लिए आप लोग देखे होंगे, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, किसी भी मछली का ले लेते हैं हम एग्जाम्पल।
तो मछली का एग्जाम्पल में क्या लेना है कि जैसे आप लोग देखोगे मैक्सिमम टाइम में, जैसे जब आपके घर में एक्वेरियम रहा, नहीं एक्वेरियम तो तालाब में या मछली में किनारे जाएंगे, आप लोग तो यह देखेंगे कि जो मछलियां होती है, एग्जाम्पल के लिए मछली, तो यह आपका रेनी सीजन में अर्थात बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में जनन करती है। ठीक है, आपने क्या देखा कि जो मछलियां होती हैं ये बरसात के मौसम में ही अपना जाकर क्या नाम है जन्म करती हैं। ओके, आप लोग ऐसे कुत्तों को देखे होंगे कि ये भी आपका सीजनली ब्रीडिंग करते हैं, अर्थात एक मौसम के तहत ही ये अपना बेबी का बॉर्न करते हैं। ये सब क्या है कि ये अब एक मछली है, एक मछली होते हुए भी इसके अंदर ये संवेदना है कि हाँ अब बरसात का मौसम आ चुका है, तो अब ये उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया दिखा रही है कि अब ये इसका जब मौसम आ गया है तो अब इसके ऑफस्प्रिंग को जन्म देने का इसका टाइम आ चुका है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर क्या करेगी कि अब यहाँ पर ये अपना बेबी बॉर्न करेगी। ठीक है, ऐसे ही अब आपका ऐसा एग्जाम्पल कोई पूछता है कि ठीक किस प्रकार अब आपका फादर, इस समय पेड़ पौधे लगाते हैं। अब ये पेड़ पौधों पर कैसे इसका निर्भरता हो रहा है, तो पेड़ पौधों पर निर्भरता के लिए हम लोग देख सकते हैं जैसे कि ताप है, जल है, प्रकाश इत्यादि एक्सेट्रा। अब ये क्या लिखिए, मैंने ये लिखा जैसे अभी तक आप लोग को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो रहा है कि डिफिनेशन क्या है, मैं बताना चाह रहा हूँ हमारे आसपास पहले संवेदनाओं को महसूस कर उसके अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाना कि मैंने कुछ बाहर से महसूस किया, उसके जो भी मेरा प्रक्रिया अपने स्वयं का होगा उसके बचाव के लिए सेम वही पूरा प्रोसेस होगा आपका चेतना। ये मछलियों में कैसी ये चेतना आई थी, पहला तो मैं जंतु है, दूसरा कहीं पेड़ पौधे है। मछलियों में जैसे एग्जांपल है इसमें क्या था कि बरसात के मौसम में आपका सीजनिंग ब्रीडिंग कर रही है अर्थात उसमें अपना रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, फिर से बात है कि पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे में ताप क्या प्रभाव है, जल है, प्रकाश है इत्यादि है। अब ये कैसे था, ताप रहेगा जब कोई भी पेड़ पौधा रहेगा, अधिक ताप रहा, जैसे आप लोग देखेंगे कि गर्मी का मौसम जब आपका आ गया गर्मी का, जैसे जून का मैक्सिमम मई जून, उस टाइम क्या होगा कि बहुत ही ज्यादा जब आपका भीषण गर्मी पड़ता है आपका, उस टाइम ये ताप बहुत ही हाई रहता है, तब पत्तियां क्या होती है कि वो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। संवेदना महसूस की क्या कि ताप बहुत ज्यादा है, प्रतिक्रिया क्या दिखा है, उनकी पत्तियां मुरझा जाएंगी, वे सूख जाएंगे। क्लियर पर पॉइंट। दूसरा जल, जल का क्या है कि जल की कमी से ये पत्तियां भी मुरझा जाती हैं। ये जो आप किसी भी जड़ को पेड़ का जड़ लेते हैं तो पेड़ का जड़ ये मिट्टी है, तो मिट्टी के नीचे की तरफ वे अपना ग्रोथ ज्यादा दिखाते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो जल हो रहा है पृथ्वी के नीचे पाया जा रहा है जल, तो पृथ्वी के नीचे ये जो जल की तरफ खींचे जाते हैं, इसलिए भी अपना जो भी ग्रोथ नीचे का दिखा रहे हैं जड़ जो है, क्योंकि जल का काम ही है, जड़ का मैक्सिमम की भूमि के अंदर से खनिज लवण था जल को लेकर पूरा पत्ती के पूरे मतलब शाखा में हर एक पार्ट तक पेड़ पौधे की पहुंच है। इसलिए जो जड़ होता है ये भी अपना ग्रोथ दिखाता है जल की तरफ। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा आपका प्रकाश, पत्तियां क्या करती हैं, ऐसा नहीं है ना कि वो आपका रात के समय में अपना भोजन बना लेगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों ने, मैंने आपका तीसरा जो पॉइंट था, क्या था तीसरा पॉइंट, मेटाबॉलिज्म, जिसे मैंने बोला था उपापचय क्रिया, इसमें का वो भी कहां पर उपचय, जो आपका एनाबॉलिज्म मैंने बताया निर्माण कार्य क्रिया, उसका एग्जांपल मैंने क्या दिया था, एग्जांपल उसका मैंने दिया था प्रकाश संश्लेषण, वही प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इसे बोलते हैं। उसमें प्रकाश क्या करती है कि प्रकाश सॉरी पत्तियां क्या करती है कि प्रकाश की उपस्थिति में, याद रखिए प्रकाश की उपस्थिति में अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपूर्ण करने के बाद आपका ग्लूकोज का निर्माण करती है।
यह काम वो रात के समय नहीं कर सकती। ये जो आपका टॉपिक है, इसको आपका जो चैप्टर नंबर 15 है एनसीईआरटी का पाचन वृद्धि एवं संवर्धन, उसमें आपको ये अलग से पूरा एक चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए। उतना डीप में भी नहीं जाना, बस आप ये समझ लीजिए ना कि संवेदना किस प्रकार पत्तियों पर मतलब पेड़ पौधों पर लागू हो रहा है, किस प्रकार जंतु पर लागू हो रहा है। ठीक है। अब आपका एक पॉइंट और आता है ठीक इसी प्रकार से कि ये आपका संवेदना जो है ये आपका एक कोशिका की जीरोटी दिखाते हैं। अभी तक मैंने बस बात किया था पीछे जहां पर भी था कि आपका ये था एक कोशिका का बात अभी तक नहीं हो रहा था, पादप का और जंतु का बात कर रहे थे। बट आपका एनसीईआरटी में जब ये पॉइंट आपका उसमें नोट कर दिया तो मैंने भी आपको बताना बाद में समझा, मैं बता रहा हूँ क्या किसका पॉइंट। इस प्रकार एक कोशिका, एक कोशिकीय जीव। इसके लिए एग्जाम्पल जैसे मैं फिर से ले रहा हूँ वही अमीबा का। अमीबा, इसमें क्या मैं बता रहा हूँ, इसको एक बार फिगर से समझिए तब अच्छा से आपको समझ में आ सकता है। जैसे मैंने माना कि अमीबा है। अब आप बोलेंगे कि सर अभी तो अमीबा आप ऐसे कैसे बना दिए। अमीबा ही आपका ऐसा ये जीव है, ऐसा किसका कोई आपका आकृति फिक्स नहीं होता, जैसे बनाइए उसी हिसाब से इसका आकृति बन जाएगा। ओके, तो मैं इसको जस्ट एज्यूम मान लो कि ये गोल है, पूरा गोल भी नहीं बनाएगा पर जैसा है वैसे समझिए आप। अब आपका अमीबा में क्या है, बाहर से संवेदना को महसूस करता है जब ये कि कुछ विपरीत परिस्थिति है, प्रतिकूल है। जैसे इसका नेचर है कि जिस नेचर में ये रहना थोड़ा सा अपना इसको मतलब अच्छे से रह सकता है, जब उसके विपरीत इसको एक परिस्थिति महसूस होता है तो यह क्या करता है, इस जो अमीबा है ये अपने चारों तरफ एक प्रकार की परत का निर्माण कर देता है। ये बाहर अपने, और इस परत का नाम होता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एसिड, हिंदी में इसे बोलते हैं पुटी। ओके, इसका कार्य क्या है कि जो बाहर का विपरीत परिस्थिति है उससे इसको सुरक्षा प्रदान करना। किसे, अमीबा को। अमीबा अपने विपरीत परिस्थिति में आने पर अपने चारों ओर एक परत का निर्माण कर लेती है, जिस परत को हम बोलते हैं शिस्ट, हिंदी बोलते हैं पुटी। यह क्या करता है, इसको बाहरी पर्यावरण से रक्षा प्रदान करता है। यह काम ये करते रहेगा और इसके अंदर ये जो अमीबा है, इसके बाद तो ये आपका परत है, अब मैं बनाऊंगा नहीं, जस्ट फील इट। अंदर आपका ये अमीबा जन्म करता रहेगा और अपने समान ऐसे कई अमीबा का निर्माण अंदर करते रहेगा। परत आपका नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये परत है। प्रतिकूल पर का भी परिस्थिति है कि ये जो परिस्थिति है ये इसके अनुकूल नहीं है, अर्थात जैसा इसको परिस्थिति चाहिए उसके विपरीत परिस्थिति है। उस समय क्या करता है कि अमीबा अपने चारों तरफ एक परत का निर्माण करता है, जिससे मैं शिष्ट कर रहा हूँ, मैं क्या भूखा है तो मैं कर रहा हूँ शिष्ट, इससे हम हिंदी बोलते हैं पुटी। उसका निर्माण करता है, उसके अंदर ये अपना जनन का क्रिया संपन्न करता है, और जब ये पर्यावरण इसके अनुकूल हो जाता है तब ये बाहर से ये इसका ये जो परत है उसको नष्ट करता है, और नष्ट करने के बाद ये अमीबा स्वयं फट जाता है, और ये जो न्यूबॉर्न इसके ऑफ स्प्रिंग है अर्थात इसके जो अमीबा है ये सब नए नए संतक जो हम बोलते हैं वे बाहर जाते हैं। ये प्रोसेस चलता है आपका अमीबा के अंदर। क्लियर है? ओके, एक बार और ये देख लीजिए, आपका क्या था, चेतना की हमारे आसपास संवेदनाओं को महसूस करना तथा उसके विपरीत क्रिया दिखाना ही आपका चेतना कहलाता है। इसके एग्जाम्पल के लिए जंतु में हम लोग देखते हैं कि मछली के लिए या के लिए, पाठक में हम लोग क्या देखते हैं कि पाठक में ताप है, जल है, प्रकाश इत्यादि है कि इसके प्रति ये कैसा अपना प्रतिक्रिया दिखा रहा है। तीसरा हम लोगों ने देखा कि एक कोशिका है जिसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया ये आपका अमीबा। यह ऐसा है कि ये एक आपका सामान्य अमीबा है,
सामान्य अमीबा, आपका एक सामान्य अमीबा है। और जब ये विपरीत परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति, अर्थात इसके प्रतिकूल जब पर्यावरण हो जाता है, तब अपने चारों तरफ एक प्रकार के परत का निर्माण कर लेता है। और उस परत का निर्माण करने से इसको कोई हानि तो नहीं होती है, बस बाहर के पर्यावरण से इसे सुरक्षा मिल जाता है। अपने अंदर किसी प्रकार से यह आपका जन्म करते रहेगा, जन्म करते करते जब बाहर का मौसम सही हो गया, इसके प्रतिकूल सॉरी अनुकूल हो गया, तब ये अपना परत तोड़ता है और इन सभी संतति को बाहर निकाल देता है। यहाँ पर ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। ओके, तो आपका यहाँ पर यह जाकर चेतना टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो अब जाकर यहाँ पर आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसमें जो आपको समझ में आया तो करेक्ट नोट कर लीजिए। फिर इसको करते हैं। अब एक बात आप लोग मुझे यह बताइए कि अब आप इसे किस कैटेगरी में रखना पसंद करेंगे? क्या यह किसी सजीव का विशिष्ट गुण है या किसी जीव का विशिष्ट गुण नहीं है? तो आप लोग को बता दें कि यह आपका सजीवों का विशिष्ट गुण है, क्योंकि यह गुण केवल और केवल सजीव में ही पाया जा रहा है। चेतना आपका किसी निर्जीव के अंदर नहीं पाया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपका ये पेन है, ये मार्कर है आपका, इसको आप किसी भी के सामने आग में डाल लीजिए या कहीं पर बैठ लीजिए, इसको कुचल लीजिए या कुछ भी कीजिए, इसको कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि यह एक निर्जीव है। इसके अंदर सेंस नहीं है, इसके अंदर संवेदना नहीं है। जबकि हमारे अंदर जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ ये आपका संवेदना है, इसलिए यह इसके विपरीत कुछ ना कुछ अपना प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। ठीक है, बस आपका यहाँ पर एक टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको अब हम जा रहे हैं इरेज करने, फिर से आगे बढ़ेंगे आपका सेकेंड टॉपिक जो है उस पर। ओके, तो अभी तक मैंने जब से स्टार्ट किया तब से दो टॉपिक्स पढ़ाए। पहला था आपका जन्म क्या था, तो जन्म में मैंने देखा कि अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्रिया जन्म कहलाती है। जन्म आपका निर्जीव में नहीं पाया जा रहा है, जबकि सर्दी में पाए हो जा रहे, तो कुछ उसके भी अपवाद हमें देखने को मिल गए, जिसके कारण हम लोग उसे अपना विशिष्ट गुण नहीं कहेंगे। जबकि चेतना में मैंने क्या कहा कि चेतना जो है आपका सजीव में टीपस पाया जा रहा है, निर्जीव में बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। इसका हमने कोई अपवाद भी नहीं देखा, इसलिए हम लोग इसे कह सकते हैं कि हाँ यह बिल्कुल सजीवों का विशिष्ट गुण है। ठीक है, अब आता है आपका एक दूसरा टॉपिक जो है आपका कि सजीवों के लक्षण क्या है। ओके, तो अब इसको देखिए कि सजीवों के लक्षण क्या है। तो आपको अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसका अब आपको जस्ट लाइक सारांश अब आपको पता चलने वाला है कि कौन सा विशिष्ट गुण है, कौन सा विशिष्ट गुण नहीं है। तो इसके लिए जो दूसरा गुण है इसको एक बार देखिए, सजीवों के लक्षण। तो इसके लिए मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ आपका कि फीचर ऑफ लिविंग, जिसका अर्थ है सजीवों के लक्षण। तो अब आपके ये जो फीचर है सजीवों के, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आपका पहला टॉपिक है, सॉरी टाइप है डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर। तब दूसरा है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो सर अभी ये क्या लिख दिए, अभी तक कितना टॉपिक कम था क्या, केवल दो नए वर्ड जोड़ दिए, कुछ नए वर्ड नहीं है, ध्यान से देख लिया।
मैंने क्या बताया था अभी आपको, डिफाइनिंग फीचर क्या है? देखिए, हिंदी लिखते समझ लेंगे आप लोग। इसको बोलते हैं विशिष्ट लक्षण। छोड़िए, लिखेंगे नहीं, जब तक कम पढ़ सकते हैं। सीधे बस समझिए ये कि यह जो आपका डिफाइनिंग फीचर्स है, यह आपका केवल और केवल सजीवों में ही पाया जाएगा। वे लक्षण जो केवल और केवल सजीवों में ही पाए जाते हैं, उन्हें हम डिफाइनिंग फीचर्स करते हैं। ओके। और दूसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अर्थात वे फीचर्स अर्थात वे लक्षण जो आपका लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी देखने को मिल सकता है, उसे हम कहते हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब बात आता है कि सर क्या होता है आपका डिफाइनिंग फीचर्स, क्या होते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? कुछ और नहीं, मैंने ये सब आपको पढ़ा चुका है पहले ही, बस आपको पॉइंट पॉइंट करके लिखवा दे रहा हूँ। ओके। जैसे सबसे पहले मैंने क्या देखा था डिफाइनिंग फीचर में, पहला था सेल ऑर्गेनाइजेशन। इतना मैंने देखा था छोटा, बस देखिए, बस सेल आप समझ लीजिए कि पहला किसी के अंदर में कोशिका होनी चाहिए। कोशिकीय संगठन नहीं पूरा है लेकिन कोई बात नहीं, छोड़िए, छोटा सा बस समझिए। पोषक पहले पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पूरा। कोशिकीय संगठन, पहला पॉइंट। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था आपका, जिससे हम लोगों ने बोला था प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है इसका हिंदी? जीवद्रव्य। ओके, बस ये जाए। प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य। फिर तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था टॉपिक? तीसरा हम लोगों ने पढ़ा पहला था आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन। इससे हम लोगों ने कोशिकीय संगठन नहीं, कोशिकीय संगठन तो आप उसमें नॉर्मली समझ लीजिए सेल। किसी जीवों का सबसे पहला सेल क्या था जो उसके अंदर होना चाहिए, वह था आपका कि उसके अंदर कोशिका होना चाहिए। दूसरा हमने देखा था उसके अंदर जीव द्रव्य होना चाहिए। तीसरा हमने क्या देखा था कि उसके अंदर उपापचय प्रक्रिया होनी चाहिए। उपापचय प्रक्रिया, जिससे हम लोगों ने क्या बोला, मेटाबॉलिज्म। और आज की एकदम लास्ट टॉपिक क्या पढ़े, जिससे हम लोगों ने बोला था कॉन्शियसनेस। इसका हिंदी होता है आपका चेतन। इतना क्लियर है भाई? क्लियर होगा क्योंकि ये सब कोई नहीं पढ़ के नहीं, ये सब तो हम लोगों ने पढ़ के अभी जस्ट आया है। ठीक है। आपका जो ये पहले ये क्या था कितना, कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं या ये ऐसे नियम से शर्तें हैं जो केवल और केवल आपका सजीवों में ही पाया जाएगा। कोशिकीय संगठन सजीवों में, क्योंकि जिसके अंदर कोशिका रहेगा उसी के अंदर जीव द्रव्य पाया जाएगा। क्योंकि आपका जो जीव द्रव्य था ये आपका कोशिका, कोशिका द्रव्य, कोशिका और केंद्र। कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, केंद्र, इन तीनों का आपस में मिला तब आपका बना था ये जीव द्रव्य। इसलिए जहां पर कोशिका वहीं पर जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य के अंदर आपका घटित होता था ये अभिक्रिया उपापचय प्रक्रिया। ठीक है। और चौथा भी हम लोगों ने जैसे पढ़ा चेतना। ठीक है। चेतना केवल आपका जीवों में देखा गया था, पेड़ पौधों में देखा गया था, और एक कोशिकीय में। निर्जीव में मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे ये था एक मार्कर, इसको मैंने जलाया है, खोज भी किया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए यह आपका नहीं बैठेगा। ठीक है। ऐसे ही आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, अर्थात वे लक्षण जो आपका लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग भी देखने को मिलते हैं। इसमें से हम लोगों ने क्या देखा था, पहला है आपका ग्रोथ। इससे हम लोगों ने बोला था
वृद्धि, उसके बाद लास्ट टॉपिक था हम लोग का इसके ऊपर रिप्रोडक्शन। ये क्या है आपका जनरल। तो यहाँ पर आपका अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा कल से लगाए आज तक पूरा का ये सारांश है। मतलब क्या हम लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा कि जीव क्या है, तो जीव वो होता है जिसके अंदर में अब हम लोग कर सकते हैं मेनली एक पॉइंट और आपको क्या रखिए पाए जाने को आपको ये चार जो छह ये सब के सब आपको उसके अंदर देखा गया जीवों के अंदर की यह शर्तें पाई जानी चाहिए। पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि केवल और केवल उन्हीं शर्तों को आप कहेंगे कि हाँ यह एक जीव होने की शर्तें हैं जो आपकी विशिष्ट गुण रहेगा। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछे कि सर जीवों की कोई जीव है उसके लिए आप हमें शर्त बताइए कि जीव होने के लिए हमें क्या क्या उसके अंदर विद्यमान अर्थात उसके अंदर पाया जाना चाहिए। तो आपका पहला है आपका उसके अंदर कोशिका संगठन होना चाहिए, दूसरा उसमें जीव द्रव्य होना चाहिए, तीसरा उसमें उपापचय अभिक्रिया होना चाहिए, चौथा उसके अंदर चेतना होना चाहिए। आप लोग उसमें वृद्धि या जनन को नहीं ऐड करेंगे, याद रखिएगा कि उसमें वृद्धि और जनन को ऐड नहीं करना है क्योंकि यह दोनों आपका विशिष्ट गुण नहीं है। ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि आपका वृद्धि आपका शरीर के साथ साथ निर्जीव में भी देखने को मिला था। सजीव में आपका वृद्धि इंट्रिंसिक वृद्धि था अर्थात इंट्रिंसिक ग्रोथ आंतरिक वृद्धि, जबकि निर्जीव के अंदर भी आपको यह देखने को मिला था कि निर्जीव के अंदर भी आपका वृद्धि हो रहा है जिससे हम लोगों ने बाह्य वृद्धि बोला था अर्थात एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। क्लियर, इसलिए मैंने इसको विशिष्ट गुण से अलग कर दिया। अब दूसरा पॉइंट आ गया कि सर ये अभी को आपने पढ़ाया कि जनन जो होता है यह तो आपका सीधे आपने बोल दिया कि यह एक आपका मार्कर है, ये रातों रात अपने समान नया जीव तो उत्पन्न नहीं कर सकता है, मतलब ये स्वयं एक से दो तो नहीं हो सकता है, तो ये कैसे आप रख दिए इस कैरेक्टर में। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ठीक है कि यह आपका ये निर्जीव का गुण नहीं है किंतु यह आपका सजीव का भी तो गुण नहीं है, क्योंकि आपका सजीव होते हुए भी वो श्रमिक मधुमक्खी, वह अनुभव मानव तथा वह खच्चर ये तीनों तो आपका जन्म नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर विशिष्ट गुण से अलग कर दिया। आपके लिए पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ओके, ये मैंने ये क्यों लिख दिया, ये मेरे मतलब क्या था इसको लिखने का। अभी तो मैंने ये टॉपिक पर था कि जीवों के लक्षण क्या हैं, अब बस यहीं पर देखिए आपसे कोई पूछा कि जीवों के लक्षण क्या हैं तो आपको बस यही लिखना है, बस इतना कि जीवों के लक्षण के लिए निम्न बातें होनी चाहिए। उसमें कोशिका संगठन होना चाहिए पहला, उसमें जीव द्रव्य उपस्थित होना चाहिए दूसरा, उसमें उपापचय या जैव रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए तीसरा पॉइंट, चौथा उसमें चेतना पाया जाना चाहिए। क्लियर, ओके, ये इतना आपको लिखना है। इसमें आपका यहाँ पर सेकेंड टॉपिक भी कंप्लीट। ओके, ये था आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट, सेकेंड टॉपिक कंप्लीट। ये आप एक बार चाहिए तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अभी देखते हैं एक लास्ट हम पढ़ेंगे जीवो में विविधता, फिर आपका आज का लेक्चर कंप्लीट। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले आए तो ले लीजिए। नोट हुआ अगर किया जाए ओके। अभी तक जितना पढ़ा है क्लियर, ऐसा नहीं है कि आगे पढ़ते जाएं किसी का भूलते जाएं। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उन सबका यही मेन सारांश था, ये सब आपका क्लियर होना भी चाहिए एकदम। यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, जीव उसे कहते हैं जिसमें कोशिका पाई जानी चाहिए, कोशिका के बाद उसमें जीव द्रव्य उपस्थित होना चाहिए, जीव द्रव्य होने के बाद जीव द्रव्य के अंदर आपका घटने वाली रासायनिक क्रिया अर्थात उपापचय क्रिया होनी चाहिए। और मैंने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया आपको, चेतना, कि उसके अंदर चेतना नाम का वर्ड उपस्थित होना चाहिए। यहाँ पर चेतना कोई लड़की नहीं है भाई साहब, यहाँ चेतना एक आपका इसमें का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, अब आप पहुंचते हैं
जीवों में विविधता। यह आपका काफी छोटा टॉपिक है, बस इसको थोड़ा सा बस आप समझ कीजिए, 5 से 10 मिनट के अंदर में खत्म करना है इसको। ओके, चलिए तब स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक था ये जीवों में विविधता, अर्थात डाइवर्सिटी इन लिविंग्स। तो अब ये क्या टॉपिक सर आगे मेरा, समझिए इसको एक नॉर्मल एग्जाम्पल के साथ। जैसे माना कि एक कोई व्यक्ति है, वो अपने घर से सुबह में टहलने के लिए जाता है और ऐन वक्त पर उसने अपना फोन घर पर छोड़ दिया, मान लीजिए भूल गया होगा। तो वह जब अपने घर से सैर करने के लिए चलता है, तो वह रास्ते में चलते चलते उसके पास फोन रहता ही नहीं है। करे क्या, कुछ नहीं किया, फिर रास्ते में एक एक जो आपके वस्तु है उसको देखने लगा। तब उसने क्या नोटिस किया कि वो जब अपने घर से बाहर निकलता है, कहीं देखा वो छोटे से छोटा घास देखा, तो कहीं कोई और पौधा देखा, कहीं कहीं और पौधा देखा, कुछ और वृक्षों को देखा। ऐसे देखते देखते उसने यह देखा कि अनेक प्रकार के पेड़ पौधे वहां पर उपस्थित हैं। यहाँ पर बात किया ये पेड़ पौधों का, कि कहीं घास था, कहीं पौधा था, कहीं पेड़ था, कहीं उससे भी बड़ा पेड़ था। ठीक है, फिर दूसरे ओर से वह देखता है कि कहीं गाय है, कोई भैंस है, कोई बकरी, मतलब ऐसी कुछ भी, कुत्ता बकरी कुछ भी नहीं दिया, कि अनेक प्रकार के जीवों को भी वहीं को देखा, मनुष्य को भी देखा। तो वो यह देखा, मेरा यहाँ पर ये टॉपिक ये था, आपको एग्जाम्पल देना किया कि सीधे जब आपका एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल से पहले आप यहाँ पर इसके डिफिनेशन पहुंचते हैं, तो इसका डिफिनेशन यह होता है कि हमारे आसपास, हमारे आसपास क्या, सीधे हम यह कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जीवों को ही हम जैव विविधता कहते हैं। मैंने क्या बोला, एक बार लिख देते हैं पहले कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जीवों को, अनेक प्रकार के जीवों को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता को समझने के लिए आप किसी भी एग्जाम्पल को ले सकते हैं, जैसे कि कोई एक पौधा है तो उसके भी अनेक प्रजातियां आपको देखने को मिल सकती है। कोई एक पुष्प है तो उसके भी अनेक प्रजातियां आपको देखने को मिल सकती हैं। कोई एक आम है या कोई एक गुलाब है, उसको भी आपने बहुत कलर का देखा होगा, जैसे कि आप किसी गुलाब को ले लीजिए, कहीं आप देखेंगे पिंक कलर का, कहीं आप रोजी कलर रहेगा, कहीं हो सकता है रेड कलर का देखे हुआ, येलो कलर एक्सेट्रा, बहुत ही कलर के आपको, मेरे इतने कलर तो नहीं हो रहे हैं, फिर भी आपको हाइब्रिड करके इतने कलर आपको दिखाए जा रहे हैं। मेन आपका इन सब का शीर्षक यही है कि हमारे आसपास पूरे पर्यावरण में अनेक प्रकार के प्रजातियां, पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का आपको देखने को मिल रहा है। इसे ही हम कहते हैं आपका ये जीवों में विविधता। आपको यहाँ पर यह एक छोटा टॉपिक देखने को मिल रहा है, पर कुछ समय पश्चात आपको यह एक चैप्टर के रूप में देखने को मिलेगा। तब आप इसको उस समय पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जीवों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। एक आपका एनसीईआरटी के नाम यहाँ पर दिया हुआ है कि ये विविधता के आधार पर, विविधता के आधार पर स्पीशीज के लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन
8 मिलियन प्रजातियां उपस्थित हैं। यह गणना आपका एनसीईआरटी का है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आपके पूरे पृथ्वी पर लगभग माना गया कि 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज अर्थात प्रजातियां पाई जाती हैं। इन कितनी प्रकार 17 लाख से 18 लाख प्रजातियों के अंदर में आपका पेड़ पौधे से जंतु, छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े इत्यादि सभी उसी के अंदर आ जाते हैं। तो अभी तक इसमें बस इतना ही है, ये टॉपिक भी आपका क्लियर होता है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा एक बार और देख लीजिए। क्या हमने बोला था कि ये जीवों के लक्षण में से वही लक्षण हम लोग लेंगे जो हम जीव क्या है, इसके जो हम लोग 6-7 अभी तक पढ़े 6, इसमें से जो विशिष्ट लक्षण होते हैं क्या उन्हें ही हम जीवों के लक्षण के अंदर लेंगे। उसके बाद टॉपिक आया था आपका जीव विविधता। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाली अनेक प्रकार के जीवों की संख्या को ही जैव विविधता कहते हैं। ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद एनसीईआरटी का लाइन था, तो मैंने भी आपको बता दिया कि लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पीसीज हमें पता है, तो सेम वही मैंने यहाँ लिख दिया। आज के वीडियो में केवल इतना ही। आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी हम लोग अब जानेंगे कि किस प्रकार किसी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जैसे होमो सेपियंस पढ़ा, या किसी आम का नाम मेंजिफेरा इंडिका पढ़ा, तो ये सब नाम हम आखिर रखते कैसे हैं, ये सब पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।